During the current assessment year, if it appears to the assessing officer that a person is likely to charge, sell, transfer, dispose or otherwise, कुछ भी हो, चाहे वो चार्ज कर रहा है, चाहे वो सेल कर रहा है, चाहे वो ट्रांसफर कर रहा है, चाहे वो डिस्पोज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है जिससे कि उसकी एसेट्स की जो पेमेंट है वो साइड पे हो जाए, उसे लगे कि यार मेरे को करने की ज़रूरत नहीं, कि मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है. The total income of such person for the period from expiry of previous year when the assessing officer under section is chargeable under the tax. तो उस पर्टिकुलर डेट से लेके जितनी भी उसकी इनकम होगी, मतलब टोटल उसकी इनकम बनेगी, उस इनकम पे उस पर क्या किया जाएगा, उससे टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा, उससे उस इनकम पे उससे क्या कर दिया जाएगा, टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा कि भैया अब तो तेरे को टैक्स देना ही पड़ेगा. देन आ जाता है डिसकंटिन्यूड बिजनेस. डिसकंटिन्यूड बिजनेस का मतलब where any business or profession is discontinued in any assessment year, the income of period from which expiry of previous year date considered may be discretion of charge tax in the assessment year. ठीक है कि भाई अगर वो बंदे ने असेसमेंट मतलब उसका टैक्स बिजनेस ये सपोज करो जुलाई में खत्म हो गया या अगस्त में खत्म हो गया, मतलब मार्च से पहले खत्म हो गया, तो अगर टाइम से पहले बिजनेस खत्म हो गया, वैसे तो परपेचुअल माना जाता है, वैसे तो ये माना जाता है कि परपेचुअल होगा, लेकिन टाइम से पहले ही हमारा क्या हो गया, बिजनेस है वो खत्म हो गया, तो उस केस में भी उस बंदे से सेम टू सेम उसी ईयर में क्या कर लिया जाएगा, टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा. टैक्स चार्ज कर दिया. ठीक है, तो ये हमारे 5 केसेस हैं. कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है 174, 172 है शिपिंग बिजनेस है, एनआरआई का है, 174 है कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, और 175 में कोई बंदा अपने एसेट को ट्रांसफर कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है ताकि अपने टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सके, तो उस केस में भी उससे क्या किया जा सकता है, उसी सेम ईयर के अंदर जो टैक्स है वो चार्ज किया जा सकता है, उससे सेम ईयर में टैक्स चार्ज किया जा सकता है. सेम ईयर के अंदर उससे क्या किया जा सकता है, टैक्स चार्ज किया जा सकता है. जी, इनके सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसके जो सेक्शंस है ना वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू. इसके जो सेक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाए. ठीक है, तो ये होता है. उसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो यहाँ से मान सकते हो आप, एक आता है रेजिडेंशियल स्टेटस. छोटा सा ही टॉपिक है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है. देखो नॉर्मली जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम टैक्स, जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर आप टैक्स पे करोगे या नहीं करोगे. पहले तो ये देखना कि क्या तुम टैक्स पे करोगे या नहीं करोगे, वेदर यू विल पे और नॉट. और अगर यहाँ पे नो हो गया फिर तो खत्म ही हो गया, और अगर यस हुआ तो हाउ मच, कि कितना टैक्स पे करोगे. और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सिटीजनशिप के बेसिस पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं. इनकम टैक्स के लिए आपकी सिटीजनशिप चेक नहीं होती, चाहे आप सिटीजन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आप रेजिडेंट वाले केस में आ रहे हो, किस में आ रहे हो, रेजिडेंट, इफ यू आर अंडर द सिनेरियो ऑफ रेजिडेंट, किसमें, रेजिडेंट, रेजिडेंट की केस में आ जाते हो तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक होगा. क्या होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस आप लोगों का चेक किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आप रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो. ठीक है, तो ये अलग अलग केसेस बन जाते हैं. इंडिविजुअल के केस में भी बन जाता है और कंपनी के केस में भी बन जाता है. ठीक है, ये कंपनी के केस में भी बन जाता है, इंडिविजुअल के केस में भी बन जाता है. ये अलग अलग केसेस में आप लोगों को देखने को मिल जाता है. ठीक है, तो उन सभी के क्या करेंगे हुए अलग अलग रूल्स हैं और उन रूल्स को फॉलो करना आपके लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है. रूल्स और रूल्स को फॉलो करना क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है. ठीक है जी, तो भी समझते हैं. सबसे पहले हम एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं. सेक्शन कौन सा डील करता है इसमें, 6. ठीक है, 6(1), 6(6)(a), ये मतलब 6 याद रखना है. रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि एक पर्सन तब रेजिडेंट बन जाएगा अगर वो 2 बेसिक कंडीशन बोलते हैं इनको, वो इन बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करता है, कोई सी भी. ठीक है, उसके पास जो भी कंडीशंस हैं
उसमें से कौन सी दो कंडीशंस को वो फुलफिल करता है, दो में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करेगा, आइदर वन, एक कोई सी भी, दोनों में से कोई सी भी स्टेटमेंट है वो फॉलो करे। पहला रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब अगर इस साल चेक कर रहे हो तो पिछले साल में, अगर इस साल चेक कर रहे हो तो पिछले साल में अगर वो भारत में रुका है कितना 182 डेज, पिछले साल में जो पिछला साल था, अगर उसमें से वो 182 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रुका है, पहली कंडीशन तो ये है, तब हम उसको बोल देंगे कि ये इंडिया का रेजिडेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है, और ये जो 182 डेज है ना, इसमें दो चीजें हैं। पहली तो कि जरूरी नहीं है कि वो 182 दिन एक साथ ही रुका, पहला तो ये जरूरी नहीं है कि वो 182 डेज एक साथ ही रुका, और दूसरा जब वो इंडिया में से गया और जब वो इंडिया में आया, मतलब जिस दिन उसके इंडिया में पैर थे, जब उसके कदम इंडिया के अंदर थे, तो वो डे कंसीडर किया जाएगा कि वो इंडिया में था। मतलब अराइवल एंड डिपार्चर, उस पर्सन का जो अराइवल है और डिपार्चर है, अराइवल एंड डिपार्चर है, वो इंडिया, वो काउंट होगा, उस डे में काउंट होगा, समझे? जैसे अगर वो 5 नवंबर से इंडिया से गया है और सपोज करो वो 10 दिसंबर में इंडिया में आया है, तो 10 दिसंबर भी इंडिया में काउंट होगा और 5 नवंबर इंडिया में काउंट। पहली कंडीशन तो ये। अगर ये फॉलो नहीं की तो एक और कंडीशन दे दी, बोला कि ऐसे करो फिर पिछले साल में कम से कम 60 दिन रुक जाओ और उससे पिछले 4 साल में कम से कम 365 दिन में रुक जाओ, उससे पिछले 4 साल में कितना, कम से कम 365 डेज रुक जाएगी, 365 डे रुक जाएगी, कितना रुक जाओ, 365 डे, समझ आ गया? तो बोले कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दो, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दी तो हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे, हम क्या कर लेंगे, आप लोगों को, आपको रेजिडेंट मान लेंगे, भारतीय रेजिडेंट, कि तुम भारत के रेजिडेंट, समझ आया? तो ये बेसिक कंडीशंस हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं बेसिक कंडीशंस की, जिसमें सेकंड कंडीशन नहीं चेक होती, सिर्फ फर्स्ट कंडीशंस को चेक किया जाता है। यही जो दो बेसिक कंडीशन है ना, ये वाली रेजिडेंट जानने के लिए, तो इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसमें जो सेकंड कंडीशन है ना वो डिलीट हो जाएगी, मतलब नीड नॉट टू चेक सेकंड कंडीशन। उस केस में सेकंड वो जो 4 साल 365 डे वाली कंडीशन है ना, वो नहीं चेक होगी, उस कंडीशन को चेक नहीं किया जाएगा। सिर्फ ये देखेंगे कि वो पिछले साल में 182 दिन इंडिया में रुके हैं या नहीं रुके। कौन सा? पहला है, इफ एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लीव्स इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, कि या तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए वो इंडिया से बाहर गया है या फिर वो क्रू मेंबर है किसका, इंडियन शिप का, ठीक है, या तो वो काम करने के लिए दूसरे देश में जा रहा है या फिर वो इंडियन जो क्रू मेंबर इंडियन शिप का। तो इस केस में क्या करेंगे, सिर्फ 182 डेज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि क्या वो 182 दिन तक इंडिया में था या नहीं, आइदर ही वाज इन इंडिया फॉर 182 डेज और नॉट। सेकंड कंडीशन इस पे एप्लीकेबल नहीं होती। दूसरा, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर PIO है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि या तो वो खुद या उसके पिताजी या उसके दादा, तीनों में से किसी, जो उसका खुद का तो क्या होगा, या तो उसके बाप का या उसके दादाजी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में होना जरूरी है, तब हम उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोले। क्लियर है? तो उसे बोल देंगे कि ये भारत है। तीन जनरेशन तक चेक करेंगे, उसमें से कोई एक जनरेशन अगर उसका इंडिया में जन्म हुआ, तो अगर वो इंडिया में आता है विजिट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो भी उस केस में सिर्फ और सिर्फ 182 डेज ही चेक किया जाएगा। उस केस में भी कितना चेक किया जाएगा? उस केस में भी सिर्फ और सिर्फ 182 डेज ही चेक किया जाएगा। और बताया हुआ ना, या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, कि अगर वो खुद या उसके बाप या उसके दादाजी, तीनों में से कोई इंडिया के अंदर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था। ये तो हुआ रेजिडेंट। अब किसी पर्सन को रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बोला जाएगा?
तो इसके साथ उन्होंने दो एडिशनल कंडीशंस दे दी। क्या कर दिया बेटा? दो एडिशनल कंडीशंस दे दी। अब ये जो एडिशनल कंडीशंस है इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो क्योंकि ये एडिशन है तो ये दोनों ही ऐड होने वाली हैं, मतलब इन दोनों को फुलफिल करना जरूरी है। जैसे बेसिक में तो कोई एक फुलफिल हो जाए तो चलेगा, लेकिन इसमें दोनों ही पूरी करेगा तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा, अदरवाइज तो सिर्फ वो रेजिडेंट रहेगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनेगा। ठीक है, अदरवाइज वो रेजिडेंट ही रहेगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनेगा। पहली कंडीशन क्या है? He is the resident of any two of 10 preceding the relevant previous year, मतलब पिछले साल को छोड़ के, मतलब relevant previous year तो पिछला हुआ, उससे पहले के 10 साल में कम से कम 2 साल इंडिया का रेजिडेंट रहा हो, 2 साल एक साथ रहा हो, किसी साल में रहा हो, 2 में ना, मतलब समझ लो ना, 10 में कम से कम 2 बार रहा हो, 10 में कम से कम 2 साल वो इंडिया का रेजिडेंट रहना चाहिए, प्लस इस टोटल स्टे इन इंडिया फॉर लास्ट 7 ईयर प्रीसीडिंग द रेलेवेंट ईयर, पिछले साल को छोड़ के उससे पहले के 7 साल में अगर वो इंडिया के अंदर रुका है कितने दिन? कम से कम 730 दिन। अगर वो इंडिया के अंदर रुका है कितना? मिनिमम 730 दिन, 7 साल में मिला के, 7 साल में मिला के वो इंडिया के अंदर रुका है कितना? कम से कम 730 दिन। तो उस केस में वो रेजिडेंट तो रहेगा, प्लस ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी बन जाएगा। रेजिडेंट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी बन जाएगा। नहीं 2 साल कॉन्टिन्यूस नहीं है, कोई सा भी कुछ भी हो। पहली कंडीशन है कि पिछले साल को छोड़ के उससे पिछले साल 10 साल में कम से कम 2 बार इंडिया का रेजिडेंट रहा हो, प्लस पिछले साल को छोड़ के उससे पिछले साल 7 साल अगर वो टोटल 730 दिन इंडिया के अंदर रहा है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। अगर ये दोनों ही फुलफिल नहीं होती है, दोनों में से कोई एक भी फुलफिल नहीं होती है, तो उस केस में उसको क्या बोला जाएगा? फिर वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का रेजिडेंट रहेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? इंडिया का रेजिडेंट रह जाएगा, ही विल बी रेजिडेंट। समझ आया? वो रेजिडेंट हो जाएगा। अब अगर वो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा, अगर वो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा तो उसको क्या बोलेंगे? एनआर, दैट इज नॉन रेजिडेंट। फिर वो क्या बनेगा? फिर वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब एनआर, क्योंकि वो कोई बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है, वो बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। एक होता है रेजिडेंट, एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी, देखो रेजिडेंट बनने के लिए क्या है? एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, और नॉन रेजिडेंट के लिए नॉट फॉलोइंग एनी बेसिक कंडीशन। ठीक है जी, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? ठीक है, रेजिडेंट हो गया, 2 बेसिक कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशन है, दूसरा नॉन रेजिडेंट है, दोनों में से कोई सी बेसिक कंडीशन। रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरली रेजिडेंट, 2 बेसिक कंडीशन, एनी ऑफ बेसिक कंडीशन कंडीशन प्लस both additional conditions, resident but not ordinary resident, resident but not ordinary resident, मतलब any of the basic conditions plus या तो एक या none of the additional condition। ठीक है, तो ये आपका पूरी इसकी
समरी है, ये पूरा इसका चार्ट है, इसको आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, जो एक्सेप्शन है ना वो यहाँ पर देसी कंडीशन में है, यहाँ पर बेसिक, वो भी सेकंड कंडीशन नहीं चेक की जाएगी अगर वो 3 एक्सेप्शन जो आपको बताया हुआ इधर, ये वाली कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा, वो फिर उस केस में सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, चेक ओनली फर्स्ट कंडीशन, सिर्फ पहली कंडीशन को चेक किया जाएगा, सिर्फ पहली कंडीशन को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। ठीक है, हाँ, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या फिर कोई इंडियन सिटीजन है, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है, या क्रू मेंबर इंडियन शिप का, उस केस में सिर्फ और सिर्फ आप ये चेक करोगे कि क्या वो बंदा पिछले साल 182 डेज 182 डेज इंडिया में रुका था या नहीं, इंडिया में उसकी स्टे थी या नहीं। उसके बाद फिर ना 2020 का जो हमारा फाइनेंस बिल आया था उसमें ना एक्सेप्शन आई एनओआर के लिए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में होता है, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये अमेंडमेंट आती है 2020 में, 2 नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं रेजिडेंशियल स्टेटस में। पहली आती है डीम्ड रेजिडेंट और दूसरी आती है 150 लाख वाली कंडीशन। अब इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना। किसी भी पर्सन को हम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कंसीडर कर लेंगे, ध्यान से समझना। वो बोले कि अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है या फिर इंडियन सिटीजन है, आईसी मतलब इंडियन सिटीजन है, वेयर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन बट इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम हुज कंट्रोल इज इन इंडिया एक्सीड 15 लाख। कि अगर किसी बंदे की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इंडियन इनकम, ठीक है, अगर किसी पर्सन की इनकम 15 लाख से ज्यादा है और stays during relevant previous year is at least 120 days and stays during 4 years is at least 365 days। तो इसमें वैसे नॉर्मली कौन सी थी, 182 डेज वाली थी। अब बोले कि 182 डेज को भी छोड़ दो, एक और ले लो। देख रहे हो ना, ये वही कंडीशन है ना, ये वाली थी, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये वही है, समझ रहे हो ना, एम्प्लॉयमेंट पर्पस है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो इसमें 182 डेज चेक कर रहे थे, तो बोले कि ऐसे करो 182 डे वाली अगर पूरी नहीं हो रही ना नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, तो एक और कंडीशन ले लो। इसमें क्या चेक करो, इसमें जो कंडीशन थी कि पिछले साल में 182 दिन था ना, 182 नहीं, ऐसे चेक करो कि क्या वो 120 दिन रुका या और प्लस 120 दिन रुका प्लस पिछले 4 साल में 365 दिन रुका और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, मोर देन 50 लाख। अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उस केस में हम उस पर्सन को क्या बोल देंगे कि ये नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। ये कंडीशन सिर्फ एनओआर के लिए, हाँ एनुअल है बेटे, 1 साल की, ये सिर्फ और सिर्फ एनओआर के लिए यूज होती है। और वो इनकम का इंडिया में होना जरूरी है, उस इनकम का इंडिया में होना जरूरी है। क्या बोलते हैं कि हम जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है पहले वाला छोड़ दो, इसमें एक नया क्लॉज ऐड कर दिया। पहले तो आप बोलते थे कि 182 दिन चेक कर रहे हैं, ठीक है जी, 182 डेज अगर रह रहा है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप लोगों को देखा। दूसरा इसमें बोल दिया कि एक और कंडीशन चेक कर लो। पहला क्या कि वो 120 दिन से ज्यादा इंडिया में रुका है, इंडिया में 120 दिन से ज्यादा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, 365 डेज, ये प्रीवियस ईयर है और ये 4 प्रीवियस ईयर में, प्लस तीसरी कंडीशन क्या है, 15 लाख 15 लाख 15 लाख। ये मैंने एक यूट्यूब पे पढ़ा है, उस लेक्चर को देखोगे तो उसमें ना और भी बोर्ड पे मैंने ये ना पूरा चार्ट इस तरीके से बना के दिखाया हुआ है। यही है, ठीक है, बताया था ना कि अगर 182 दिन है तो वो रेजिडेंट से और फिर एडिशनल हो जाएगा। अगर 182 में लेस देन 182 डेज है तो उसमें तो वैसे नॉन रेजिडेंट होता है, लेकिन अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाए तो उस केस में हम अमेंडमेंट चेक कर लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि अगर 182 दिन नहीं रुका तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अगर 182 दिन नहीं रुकता तो वैसे तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो क्योंकि सरकार चाहती क्या है, सरकार तो हर किसी को लूटना चाहती है ना,
सरकार तो हर किसी को लूटना चाहती है, तो इस वजह से सरकार बोल रही है कि भाई ऐसे करो, किसी तरीके से इसे टैक्स कलेक्ट करो, तो एक और अमेंडमेंट बना दो। एक और अमेंडमेंट इसमें बना दी है, और वो अमेंडमेंट क्या कहती है कि अब इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ 120 दिन चेक करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है और उसने 4 साल में 365 दिन इंडिया में रुका है। अगर उसने ये कंडीशन पूरी कर दी तो हम उसको जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, सॉरी NONR क्या बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट क्या बोलते हैं, रेजिडेंट बट NOR नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे। ये गलत लिखा है बेटा, NOR लिखा है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे। और अगर वो ये कंडीशन पूरी नहीं करता, तीनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं करता, तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। फिर वो क्या हो जाएगा, वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है जी, किसी को इस बात में कोई दिक्कत बताइए। एक सर ये मैं यहीं पे ऐड कर ले रहा हूँ, रुको। दो अमेंडमेंट आती हैं। जो पहली अमेंडमेंट आती है वो इंडियन ओरिजिन के लिए, या फिर जो आपका बोला ना, जो पहली अमेंडमेंट आती है वो या तो इंडियन सिटीजन होगा या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा। ठीक है जी, ध्यान से समझ लो, इसी चार्ट पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इस चार्ट को आप अपनी कॉपी पे बना भी सकते हो। ठीक है, जो पहली अमेंडमेंट आती है वो किसके लिए आती है, वो इंडियन सिटीजन के लिए या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए। तो इसमें बेसिक कंडीशन क्या थी, इसके लिए तो एक ही कंडीशन चेक करनी थी ना, 182 डेज वाली, 365 वाली तो चेक नहीं करनी थी। तो अगर उसकी स्टे इंडिया में 182 दिन से ज्यादा है, अगर उसकी स्टे इंडिया में 182 दिन से ज्यादा है, तो वो क्या बनेगा, रेजिडेंट बन जाएगा। और उसके बाद एडिशनल कंडीशन अगर फुलफिल कर ली तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, और अगर एडिशनल पूरी नहीं होती है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। इस बात में किसी को दिक्कत, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। और दूसरा बोला कि अगर वो 182 दिन पूरे नहीं करता तो पुराने रूल के हिसाब से तो वो सीधा नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, है ना। मतलब उसने 182 दिन, क्योंकि 365 वाली तो इसमें है ही, है ना, एक्सेप्शनल केस है। तो वो बोलते हैं पुराने रूल के हिसाब से तो अगर वो 182 दिन से कम इंडिया में रुका तो वो सीधा नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो सीधा नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन ये क्या बोलता है कि नॉन रेजिडेंट नहीं होगा। अभी हम ये चेक करेंगे कि अगर वो 182 दिन में है तो उसमें 2-3 चीजें चेक करेंगे। पहला क्या चेक करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि जो उसकी इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है। अगर तीनों कंडीशन के एक साथ फुलफिल होना जरूरी है, अगर फुलफिल हो गई तो फिर वो रेजिडेंट बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। NOR नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना देंगे। लेकिन अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, सपोज करो पिछले साल तो 120 दिन से ज्यादा रहा, लेकिन पिछले साल में 3-4 साल में 365 नहीं रहा, या उसकी इनकम 15 लाख से कम थी, तो इस केस में तो अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर देता है कि उसकी इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा होती है, दूसरा उसकी इंडिया रेलेवेंट, उसकी जो स्टे है इंडिया में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 दिन, और पिछले 4 साल में 365 दिन तक रहता है, तो उस केस में हम उसे क्या बोल देंगे, उस केस में हम उस पर्सन को नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे। किसी को इस बात में कोई दिक्कत बताइए। ओके जी, अब तो समझ आ गया, ठीक है। अब जो दूसरी अमेंडमेंट आती है वो डीम्ड असेसी की आती है। एक नया क्लॉज ऐड होता है, डीम्ड असेसी। अब ये डीम्ड असेसी क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तीनों फुलफिल होनी जरूरी है। दूसरी डीम्ड असेसी किया, अब ये भी समझ लेते हैं। सेकंड अमेंडमेंट इज डीम्ड असेसी। सेकंड इज डीम्ड असेसी। 6(1)(a) में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इन
तीनों में से अगर इसने तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर दिया तो ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, और अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो ये फिर नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, वही पहले वाला ही। तो ये दोनों जो अमेंडमेंट हुई है वो किसके लिए हुई है, पहली बात आप लोगों ने याद रखी है, दोनों ही NOR के लिए हुई है, याद रखिएगा। दोनों ही कंडीशंस किसके लिए आई है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए आई है। किसके लिए आई है बेटा, NOR के लिए, मतलब नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए आई है। किसके लिए आई है, दोनों ही नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए आई है। तो कंडीशन क्या है, पहला वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, और वो दुनिया के किसी भी कोने में टैक्स ना पे कर रहा हो। कौन कौन सी कंडीशन है, पहली क्या है कि वो इंडिया का सिटीजन, मतलब ये एक कैटेगरी अलग आ गई। ठीक है, इसका वो पहले वाली जो बेसिक कंडीशन वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, ये कैटेगरी एक अलग ऐड कर दी। मतलब समझ रहे हो ना, सरकार भाई हर किसी को टैक्स के दायरे में कवर करने की कोशिश कर रही है, इस वजह से एक नई कैटेगरी बना दी। क्या कैटेगरी बना दी कि अगर वो बंदा इंडिया का सिटीजन है, पहली बात, दूसरा उसकी जो इनकम है इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है, और तीसरा वो इंडिया के अलावा किसी भी देश में टैक्स पे नहीं कर रहा, तो हम तीनों कंडीशन फुलफिल होने पे उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का तगमा दे देंगे, हम उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का खिताब दे देंगे। इसका खिताब दे देंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोल देंगे उसको। 15 लाख से ज्यादा, बिल्कुल 15 लाख से ज्यादा। ठीक है जी, तो ये दो बेसिक चीजें हैं जो नई आई हैं, ये वो दो नए क्लॉज हैं जो न्यू इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो एक तो ये थी अमेंडमेंट पहली, जो इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन या फिर PIO के लिए थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए था, और ये वाली किसके लिए थी, ये वाली थी डीम्ड नेसेसिटी। तो ये इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस है वो यहाँ पर आपका खत्म होता है। क्लियर है जी, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस समझ आ गया। ठीक है, तो एक तो ये थी अमेंडमेंट पहली, जो इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन या फिर PIO के लिए थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए था, और ये ये वाली किसके लिए थी, ये वाली थी डीम्ड नेसेसिटी। तो ये इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस है वो यहाँ पर आपका खत्म होता है। क्लियर है जी, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस समझ आ गया। डीम्ड में कुछ नहीं है, डीम्ड में हम बोला कि डीम्ड एक देखो एक न्यू कैटेगरी बनाई है,
न्यू कैटेगरी बना ली है, तो इसका बेसिक फलानी ढमकानी कंडीशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या है लेना देना, बोला कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, प्लस उसकी जो इनकम है इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, और तीसरा नॉट पेइंग टैक्स इन एनी अदर कंट्री, और किसी देश में वो टैक्स ना पे कर रहा हो, तो हम उसको डीम्ड असेसी बोल देंगे। और डीम्ड असेसी कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। किसके अंदर आएगा, NOR, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। उसको क्या बोला जाएगा कि ये भाई NOR है, दिस पर्सन इज NOR, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। उसके बाद आता है BOI और EOP। फर्म हो या फिर BOI हो या फिर EOP हो, इन तीनों को देखो, इसमें दो ही कैटेगरी बनेगी, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। तो रेजिडेंट कब होगा, अगर जो C&M, CM मतलब C&M का मतलब हुआ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है या तो पूरा या पार्टली, मतलब पार्टली का मतलब चाहे 2% 5% हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंडिया में है तो फिर उस फर्म को, उस BOI को या EOP को क्या बोल दिया जाएगा, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये इंडियन रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसमें दो ही कैटेगरी होती है। और अगर ये नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत, इसमें वो कोई दूसरी कैटेगरी नहीं आती बस। ठीक है, देखो इंडिविजुअल के अलावा एक HUF में आता है, बाकी कंपनी के हर किसी के केस में या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तीसरा आता है कंपनी। कंपनी के केस में आप पॉइंट चेक करते हो, जैसे यहाँ पर बाकी के केस में CM&P मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या बोल देते हो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या बोल देते हो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि उसका जो मैनेजमेंट है या उसकी जो प्लेस है वो कहाँ पे है। अगर उसका पॉइंट इंडिया में है, अगर इंडिया में है तो हम उसको क्या बोल देंगे कि ये तो भाई इंडिया की रेजिडेंट है, और अगर इंडिया में नहीं है तो हम क्या बोल देंगे कि ये तो आउटसाइड है, इसका पॉइंट इंडिया में नहीं है। तो अगर इंडिया में है थोड़ा सा भी है तो भी उसको इंडियन कंपनी माना जाएगा, और अगर इंडिया से बाहर है तो उसको बोल दिया जाएगा कि इट इज़ नॉट इंडियन कंपनी, ये इंडियन कंपनी नहीं, ये इंडियन कंपनी नहीं। ये इंडियन कंपनी नहीं। ठीक है जी, ये इंडियन कंपनी नहीं। देन आता है लास्ट में हमारे पास HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, वो देखा जाएगा होली और इंडिया में है या नहीं। अगर है तो इंडिया रेजिडेंट, और अगर नहीं इसमें ROR की कैटेगरी बन जाती है, रेजिडेंट एंड ऑर्डर रेजिडेंट या फिर NOR। वो किसके लिए, मतलब सेकंड लेवल पे चला जाएगा, उसके लिए कर्ता को देखा जाएगा। और फिर इसमें कर्ता की वही दो एडिशनल कंडीशन क्या चेक की जाएंगी, वही दो एडिशनल कंडीशंस को चेक किया जाएगा। क्या किया जाएगा, दो एडिशनल कंडीशंस को चेक किया जाएगा। मतलब इंडिया के साथ कनेक्शन होना जरूरी है ना, पॉइंट का मतलब यही हुआ, इंडिया के साथ कनेक्शन होना जरूरी है।
इंडिया के साथ कनेक्शन होना ज़रूरी है। देखो पहली स्टेज पे तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, तो ये तो किस तरीके से चेक हो जाएगा, ये तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से चेक हो जाएगा। लेकिन इसमें ROR भी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है। तो अगर बेसिक कंडीशंस दोनों फुलफिल कर दी, दोनों बेसिक कंडीशन कौन करेगा, ये करेगा कर्ता। कौन सी बेसिक दो कंडीशन थी, वो 2 साल 10 साल में और 730 दिन 7 साल में, तो वो कर्ता की कंडीशंस है। और अगर इसमें से कोई एक फुलफिल की या दोनों ही फुलफिल की तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, उस केस में उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, ये पर्सन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी, नहीं एडिशनल, बेसिक नहीं, बेसिक वाला तो यहाँ से बेसिक की जगह पर तो C&M आ गया ना, बेसिक की जगह पर तो C&M आ गया, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। बेसिक की जगह पर तो C&M आया ना, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इस वजह। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक खत्म। कल पढ़ेंगे एक हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम, उसके बाद पहले डिडक्शंस कवर करेंगे। आई थिंक अब मंडे को क्लास है, पहले डिडक्शंस कवर करेंगे। तब तक आप ये 2 टॉपिक पढ़ लीजिए, इसमें से कम 2 तो आएंगे या फिर 1 तो आ ही जाएगा। अगर कोई इंडियन फॉरेन में इनकम कर रहा है तो उसके इनकम टैक्स कहाँ पड़ेगा। अगर कोई इंडियन भाई फॉरेन में इनकम अर्न कर रहा है तो अगर उसका कोई कनेक्शन नहीं है इंडिया के साथ, तो फिर वो इंडिया में क्यों टैक्स पे करेगा। हाँ, ATC और ATU वाली एक सवाल आ जाता है वहाँ से। कल नहीं है क्लास में, चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे ये तो नोट्स हैं आपके, वो मैंने देख लिए हैं। इस चीज़ को अच्छे से चेक करो, इसको कवर करो, इसको डिटेल में कवर करो एक एक करके। ठीक है, मिलते हैं। अगर अरे इंडियन होने से क्या भाई मतलब है यार, अगर वो अर्न तो बाहर कर रहा है, अगर वो अर्न ही बाहर कर रहा है तो फिर उसका क्या लेना देना इंडिया के साथ, जब इंडिया के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब इंडिया के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है तो इंडिया को टैक्स क्यों देगा, समझ रहे हो ना। कनेक्शन होना जरूरी है, वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स में समझाऊंगा, वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स में आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली कक्षा।